हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। दिस इज महेश पाठक। और दोस्तों, आज हम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर सीखने वाले हैं, जो कि क्लास 11th में हम सीखते हैं बायोलॉजी के अंदर, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। एंड ये चैप्टर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे बेसिक चैप्टर है। कोई भी बच्चा अगर नीट का प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी ये वीडियो। तो इसके अंदर मैं एनसीईआरटी को रीड करूंगा, एनसीईआरटी को एक्सप्लेन करूंगा, और एक एक वर्ड हम समझेंगे इस चैप्टर का। ठीक है। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट मी फर्स्ट टेक द पीडीएफ ऑफ द चैप्टर which is from एनसीईआरटी। just give me 1 second दोस्तों। I hope everyone can see the PDF. This is NCRT. So, cell the unit of life, which is chapter number 8. Okay, let me take the pen first. So, first, I will read this what has written in the introduction part of the chapter. When you look around, you see both living and non living things. You must have wondered and asked yourself what is it that makes an organism living, or what is it that an inanimate things does not have which a living thing has. The answer of this is presence of the basic unit of life, the cell in the all living organism. See, we all know the difference between cell and difference between living organism and non-living organism. We have studied that. What is the difference? There are so many differences in living and non-living organisms. But if we want to take highlight those differences in a minute, we will highlight like the living organism has consciousness, right? Living organisms do metabolism. अगर ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होती है? सेल प्रेजेंट होती है। अगर ये तीन कैरेक्टर्स है तो हम बोल सकते हैं कि वो एंटिटी लिविंग है। ठीक है, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कॉन्शियसनेस होती है, मेटाबॉलिज्म कर सकते हैं, वो सेल होती है उनके अंदर। तो ये कुछ मेन डिफरेंसेस है बच्चों, किसके अंदर? लिविंग और नॉन लिविंग के अंदर। लेकिन इस चैप्टर के अंदर हम ना ही मेटाबॉलिज्म स्टडी करेंगे, ना कॉन्शियसनेस स्टडी करेंगे, हम स्टडी करने वाले हैं सेल, right? The answer of this is the presence of the basic unit of life, the cell in all living organism. The organism are composed of cells, which has written in the cell theory itself. Some are composed of single cell and are called unicellular organism, while others are composed of many cells called as multicellular organisms. That we had learned in the लोअर क्लासेस, जैसे कि 7वीं 8वीं कक्षा से आप ये सीखते आ रहे हो कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बनते हैं। उसमें भी दो टाइप्स के लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। जो एक एक ही सेल से बनेंगे वो यूनिसेल्युलर है, जो दो सेल से बनेंगे वो मल्टी सेल्युलर है। ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा पढ़ाने वाली बात है नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द सेल? व्हाट इज सेल? सेल की डेफिनेशन हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। सेल की डेफिनेशन में हम दो चीजें हमेशा यूज करते हैं। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, राइट? स्ट्रक्चरल यूनिट मीन्स व्हाट? सपोज लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ द वॉल। जो भी आपकी घर की दीवार है उसका एग्जांपल ले लो। उसके अंदर आपको बहुत सारी ब्रिक्स मिल जाएंगी, राइट? वो वॉल किससे बनी है? बहुत सारी ब्रिक्स से बनी है, बहुत सारी ईंटों से बनी है वो दीवार। अभी इस दीवार का ये एक ईंट अगर हम कंसिडर कर ले, तो ये एक ईंट क्या है? दिस वन ब्रिक इज द structural unit of this wall, because this wall is made up of so many bricks. And if we take one brick, that is the structural unit। बहुत सारे ईंटों से वो दीवार बनी। वैसे ही ऑर्गेनिजम्स का स्ट्रक्चरल यूनिट होता है एक सेल। सेल ये टर्म आया था बेटा बंद कमरे से। सेल का मतलब होता है एक बंद कमरा। सेल भी एक बंद कमरे की तरह ही है। हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल्स है। हर एक एक छोटी सी फैक्ट्री की तरह काम करता है सेल, और उसके अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं जिनको हम सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं, जिनका हर एक सेल ऑर्गेनल का अलग अलग काम होता है।
And the second term which we use in the definition of cell is functional unit. Why functional unit? Cell is also known as functional unit of life. Function with what? See, our body has so many systems, like digestive system for digestion, we have digestive system. For respiration we have respiratory system. For body control we have nervous system. But friends, for reproduction we have reproductive system. But a single cell can also perform all the functions which are performed by our body, whole body. कैसे? जैसे एक सेल रिप्रोडक्शन भी कर सकता है, एक सेल माइटोसिस मियोसिस तो कर ही सकता है। अगर हम बैक्टीरियल सेल की बात करें तो वो बाइनरी फिशन करके रिप्रोडक्शन कर लेते हैं। तो एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया बन जाते हैं, मतलब एक सेल ने रिप्रोडक्शन कर लिया। एक सेल मूवमेंट भी कर सकता है फ्लैजेला की मदद से। एक सेल के अंदर डाइजेशन भी होता है। अगर ये बैक्टीरियल सेल है तो ग्लूकोज वो अपने अंदर ले लेगा, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करेगा, ब्रेक डाउन करके वो अपना एनर्जी एटीपी मॉलिक्यूल बनाएगा, राइट। तो सेल के अंदर रेस्पिरेशन भी होता है, डाइजेशन भी होता है, एवरीथिंग कैन बी डन बाय अ सिंगल सेल। सो दैट्स व्हाई सेल इज आल्सो नोन एज फंक्शनल यूनिट। क्या बोलते हैं हम सेल को? फंक्शनल यूनिट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि सेल सारे फंक्शंस कर सकता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के। दिस इज द मीनिंग ऑफ द definition of cell. So let's just read this part of the chapter. Unicellular organisms are capable of independent existence and performing the essential functions of life. The example is bacteria. Anything less than a complete structure of the cell does not ensure independent living. Hence, cell is the fundamental structural and functional unit of life. इसी को हमने अभी एक्सप्लेन किया है दोस्तों। एंटन वॉन ल्यूनुक was the first one to saw and describe the live cell. इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं कि किसने पहली बार लाइव सेल देखा था। ठीक है, किसने देखा था? एंटन वॉन ल्यूनहुक ने। रॉबर्ट ब्राउन later discovered the nucleus. The invention of the microscope and important leading to the electron microscope revealed all the structural detail of the cell. बाद में जाकर रिवॉल्यूशन हुआ माइक्रोस्कोपी के अंदर। जैसे जैसे नए नए माइक्रोस्कोप्स आते गए, लाइट कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आए, तो हमने बाद में डिटेल में स्टडी कर लिया सेल को। ठीक है, लेकिन इसके अंदर आपको दो चीजें याद रखनी बच्चों, दैट इज रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था? न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। ये आपको अभी नोट डाउन करना है आपके नोटबुक के अंदर। सब लोग, मैं अपेक्षा करता हूं कि सारे बच्चे ऐसे लेटे लेटे सुन नहीं रहे ये वीडियो या फिर देख रहे हैं। यू हैव टू टेक ईच एंड एवरी इंपॉर्टेंट नोट। ठीक है, एक बुक कर लो, इसके अंदर हम पूरा, मैं एक सीरीज बनाने वाला हूँ जिसके अंदर हम पूरा एनसीईआरटी को रीड करके एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो अगर आप नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सीरीज बहुत हेल्पफुल है आपके लिए। तो आपको बहुत ही ज्यादा सीरियसली ये सारे वीडियोस देखने हैं, एज वेल एज आपको नोट्स भी निकालने हैं। ठीक है, तो नोट्स निकालिए, और जो जो भी मैं इंपॉर्टेंट चीजें हाईलाइट करूंगा उनके नोट्स आपके पास होने चाहिए। ठीक है, हर एक चैप्टर के हर एक 8 से 10 लेक्चर्स बनेंगे, और हर एक लेक्चर के अंदर आपके पास 4, 5, 6 पेजेस के नोट्स होने चाहिए। ठीक है, आफ्टर कंप्लीटिंग द लेक्चर यू विल हैव नोट्स ऑफ दिस चैप्टर। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था, और एंटन वॉन ल्यूनहुक ने क्या डिस्कवर किया था? लाइव सेल। ठीक है, सबसे पहले लाइव सेल को डिस्कवर किया था ल्यूनहुक ने, और रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। सो दिस इज इट। अभी हम सेल थ्योरी के ऊपर जाते हैं, विच इज द नेक्स्ट टॉपिक। लेट मी क्लियर दिस ऑल। सॉरी फॉर, अरे ये मैंने क्या कर दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। सेल थ्योरी in 1838 मैथियास श्लेडन, अ जर्मन बॉटनिस्ट। देखो, श्लेडन और शॉन की थ्योरी नाम कर भी ये जानी जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं?
सेल थ्योरी. ओके, लेट मी टेक पेन अगेन. यस, श्लेडन जो कि बॉटनिस्ट थे, examined a large number of plants, observed that all plants are composed of different kinds of cells which form the tissue of the plant at all the same time. तो श्लेडन ने सारे प्लांट्स को स्टडी किया था और उन्होंने क्या फाइंड आउट किया? examined a large number of plants and observed that the all plants are composed of different kinds of cell. सारे प्लांट्स जो है, प्लांट्स सारे किससे बने हैं? सेल से बने हैं. ये किसने बात कही? श्लेडन ने, जो कि एक बॉटनिस्ट है. तो बॉटनिस्ट है तो प्लांट को ही स्टडी करेंगे ना. उसके बाद देखो शॉन आए इन 1839, उसके एक साल बाद, जो कि एक जूलॉजिस्ट है. उन्होंने सारे एनिमल सेल्स को स्टडी कर लिया एंड रिपोर्टेड दैट सेल्स हैड अ थीन आउटर लेयर विच इज टुडे नोन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो इसके ऊपर एक बार क्वेश्चन आया है बच्चों कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को किसने डिस्कवर किया था? स्टडी डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल एंड रिपोर्टेड दैट द सेल हैड अ थीन आउटर लेयर ऑफ विच इज कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. हमें पता है कि हर सेल की एक बाउंड्री होती है, एक बाउंड्री होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर क्या बोलेंगे? सेल मेम्ब्रेन. तो सेल मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोथ आर वन एंड द सेम थिंग. ठीक है, ये किसने डिस्कवर किया? शॉन ने. SCHWANN. Shawn was the zoologist who discovered that every animal is made up of cell and as well as every cell of the animal having the plasma membrane. Animal में cell wall नहीं होती लेकिन plasma membrane सब में होती है बेटा. ठीक है. He also concluded based on his study on the plant tissue that the presence of cell wall is a unique character of plant cell. किसने किया? उसी ने, शॉन ने. He also concluded based on his studies on the plant tissue that presence of cell wall is a unique character of the plant cell. तो एनिमल की सेल और प्लांट सेल में यही एक बड़ा डिफरेंस है. एनिमल की सेल में सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी लेकिन प्लांट की सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक और लेयर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? सेल वॉल, विच इज यूजुअली मेड अप ऑफ सेल्यूलोज इन केस ऑफ प्लांट्स. ओके, सो ये बात किसने डिस्कवर करी? शॉन ने. On the basis of Shawn proposed the hypothesis that the bodies of animals and plants are composed of cells and products of cell. यही एक सबसे बड़ा स्टेटमेंट है किसका? सेल थ्योरी का. हम सेल थ्योरी में आ गए बच्चों. सेल थ्योरी के अंदर शॉन ने क्या स्टेटमेंट दिया था कि एवरी ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल्स वेदर इट इज प्लांट और एनिमल and the product of cell. Okay, Schleiden and Shawn together formulated the cell theory. This theory however did not explain the how the new cells are arise. इस theory का ड्रॉबैक क्या था कि ये एक्सप्लेन नहीं करती थी कि ये सारे सेल्स आए कहाँ से. अभी मेरे बॉडी के अंदर जो करोड़ों सेल्स है, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है, वो आए कहाँ से है, ये एक्सप्लेन नहीं करती थी ये थ्योरी. ठीक है, तो उसके बाद कौन आए? रुडोल्फ वर्शो आए. रुडोल्फ वर्शो आए 1855 में और उन्होंने एक्सप्लेन किया एवरी सेल डिवाइडेड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. तो अभी ये जो सेल बने हैं मेरे बॉडी के अंदर जो सेल्स आए हैं, वो सेल कहाँ से आए? वो सेल आए हैं पहले जो सेल एग्जिस्ट करते थे, जैसे मेरे मम्मी और पापा के सेल्स, उन्हीं के सेल से तो मेरी बॉडी बनी ना. उन्हीं के सेल से, उन्हीं के सेक्स ऑर्गन से गैमेट्स बने, फिर गैमेट से जाइगोट बना और जाइगोट से मेरी बॉडी बनी. सो एवरी न्यू सेल इज अराइजिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल. अभी जो भी आप सेल्स देख रहे हो धरती पर, वो सारे सेल्स पहले जो सेल एग्जिस्ट हुआ करते थे उनसे ही वो आए हैं. तो सेल में एक एबिलिटी होती है, सेल डिवाइड कर सकते हैं, उनको हम सेल डिवीजन बोलते हैं. सेल डिवीजन हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. तो एक सेल डिवाइड होकर दो सेल्स बनाता है. तो अभी ये जो दो नए सेल्स बने डॉटर सेल्स, ये किससे आए हैं? पहले वाली सेल से. तो यही किसने बताया? वर्शो ने. रुडोल्फ वर्शो ने क्या बताया? एवरी न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. ओके, और इसी को क्या बोलते हैं हम? ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला. इसके ऊपर भी एक बार क्वेश्चन आया बेटा कि ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला का मीनिंग क्या होता है. ठीक है, क्या मीनिंग होता है? किसने बोला था? रुडोल्फ वर्शो ने फर्स्ट एक्सप्लेन दैट every new cell is arised from the pre-existing cell. He modified the hypothesis of Schleiden and Shawn that the cell theory that gives the cell theory a final shape. Cell theory understood today is. आपको सेल थ्योरी के
अंदर दो ही बातें याद रखनी है। पहला, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल, और दूसरा, एवरी न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो यही यहाँ पर सेल थ्योरी की बात हो गई। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, all cells arises from pre-existing